नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। क्लास रहने वाली है सीडीपी की और आशा करता हूँ आप सभी मज़े में होंगे। तो एक बार सभी बच्चे क्लास चेक करेंगे, क्लास की करेंगे शुरुआत। तो कल जो क्लास हुई थी बच्चों, तो हमने उसमें कंप्लीट कर लिया था स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है ना। तो हमने मनोविज्ञान के संप्रदाय तक हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट की शुरुआत हम करेंगे बच्चों। तो शुरुआत करेंगे क्लास की। आशा करता हूँ सब मज़े में हैं और ऑडियो वीडियो ओके है। तो देखो बच्चों, हमारे पास टॉपिक है आज बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये हम करेंगे। किसी प्रकार की दिक्कत है तो बताओ, नहीं तो मैं चलता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की तरफ। नमस्कार सभी को, नमस्कार बच्चों। तो देखो, बाल विकास मनोविज्ञान की वो शाखा है जो बच्चों के विकास और व्यवहार का अध्ययन करती है। तो विकास और व्यवहार दोनों का अध्ययन करेगी बच्चों हमारी क्या, बाल विकास, ठीक है। तो ये शाखा है जो बच्चों के विकास और उनके बिहेवियर दोनों का अध्ययन करेगी। इसमें बच्चे के हम शारीरिक यानी फिजिकल, मानसिक यानी मेंटल, भावात्मक यानी इमोशनल, सामाजिक यानी सोशल और भाषाई यानी लैंग्वेज, सभी प्रकार की डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे बच्चों, ठीक है। एक दो व्यक्तियों के विचार देख लो, अगर आपको याद रह सके तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। तो जेम्स ड्रेवर कहता है कि बाल जो हमारे पास हम बाल मनोविज्ञान वो ब्रांच है जिसमें हम जन्म से लेकर और कहाँ तक बच्चों, परिपक्व यानी मैच्योरिटी तक बच्चों का अध्ययन करेंगे। हरलॉक के अनुसार, जो हरलॉक महोदया है, ये कहती हैं बाल विकास को प्रगतिशील परिवर्तनों का एक नियमित, क्रमबद्ध एवं सुसंबद्ध पैटर्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कि क्या है, ये एक पैटर्न है प्रकृतिशील जो लगातार विकसित होगा, ठीक है। तो ये कहती है हरलॉक महोदय। तो वैसे ज़्यादातर ये जो कोट्स हैं, किसने क्या कहा है, कन्फ्यूजिंग ही रहते हैं, बहुत सारे हैं क्योंकि आपको याद नहीं रह पाते, लेकिन फिर भी मेरा फ़र्ज़ था, मैंने आपको बता दिया। हाँ, पीजीटी हिंदी का भी बैच है, आप चेक कर लेना एक बार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों वृद्धि और विकास के ऊपर। पहले इनमें वृद्धि और विकास क्या होते हैं ये हम समझने की कोशिश करेंगे। वृद्धि यानी ग्रोथ, विकास यानी डेवलपमेंट। तो एक बात समझना बच्चों, थोड़ा सा एक बात समझना, वृद्धि वृद्धि और विकास, इनमें डिफरेंस बताने से पहले थोड़ा बेसिक समय बताता हूँ। वृद्धि का मतलब आप क्या होता है बच्चों, ग्रोथ। और वृद्धि, ज़्यादातर जो वृद्धि है ना बच्चों, ये फिजिकल होती है, भौतिक चीज़ है। वृद्धि का मतलब है कि आपके जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी बॉडी के हाथ पैर, आपकी मसल्स, बोन्स, इनका साइज बढ़ेगा, तो इसे हम वृद्धि कहते हैं। और विकास का मतलब होता है बच्चों, ये विकास क्या होता है बच्चों, क्वालिटिव होता है, क्वालिटिव यानी यहाँ पे गुण की बात हम करेंगे, गुण की बात। विकास का मतलब ये है कि पहले आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, आपने बहुत पढ़ा, अब आपको इंग्लिश बोलना आ गया। पहले आपको साइकिल चलाना नहीं आती थी, अब आपने साइकिल चलाना आ गया। पहले आपको समाज में व्यवहार करना नहीं आता था, समय के साथ आपको समाज में व्यवहार करना आ गया। यानी आपके अंदर कुछ गुण विकसित हुए, उन्हें विकास कहते हैं बच्चों। इतनी बात समझे। वृद्धि का मतलब है फिजिकल चेंज, एक प्रकार से आपका उम्र बढ़ना, हाइट बढ़ना, ये सारे के सारे वृद्धि के पार्ट है। वृद्धि, इंसान के अंदर वृद्धि की बात करूं तो एक समय के बाद आपने पढ़ा होगा कि 21 साल के बाद हमारी बॉडी ग्रोथ करना बंद कर देती है। हालांकि कुछ ऑर्गन है जो हमारे ग्रोथ करते हैं, या कह लो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हम क्या करेंगे बच्चों, वीक होना शुरू हो जाएंगे। तो वृद्धि को आप फिजिकल चेंज है तो इसलिए आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एक बच्चा पहले छोटा था, 5 साल के बाद थोड़ा बड़ा हो गया, 10 साल के बाद और बड़ा हो गया। लेकिन विकास के अंदर आपके अंदर नए गुण विकसित होंगे। इनको आप डायरेक्टली तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्ति के व्यवहार द्वारा कैसा वो व्यवहार करता है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति बहुत अच्छी तरह व्यवहार करेगा, ठीक है, समझ गए। वृद्धि एक समय के बाद क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। विकास जीवन भर चलता रहेगा, जब से आपने जन्म लिया है और जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी, आप कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहोगे। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आप कुछ नया नहीं सीखोगे। तो ये बात है। तो यहां पे देखो भाई, अब वृद्धि और विकास, ठीक है। फोन थोड़ा इसमें पॉइंट ज़्यादा थे, इसलिए मैंने
एक ही स्लाइड पे लिख दिया तो थोड़ा हो सकता है आपको दिखने में दिक्कत हो, लेकिन मैं बोलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें है ये। वृद्धि वृद्धि शब्द परिणात्मक परिवर्तन है बच्चों, परिणात्मक, क्वांटिटिव, यानी क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएगा, जैसे आपका आकार के अंदर परिवर्तन हो गया, लंबाई आपकी बढ़ गई, ऊंचाई आपकी बढ़ गई, भार में परिवर्तन हो गया। वृद्धि, जो चीज़ें क्वांटिटिव होती है ना, उन्हें हम नाप सकते हैं, इसका मतलब वृद्धि को नापा जा सकता है। भाई आपकी हाइट नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं, 5 फुट 10 इंच। क्या आपका भार नापा जा सकता है? बिल्कुल नापा जा सकता है, 80 किलो, ठीक है, ये चीज़ है। विकास शब्द गुणात्मक है, यहाँ आपके अंदर क्वालिटी है, और क्वालिटी जनरली कई बार नापी नहीं जा सकती। अगर मैं कह रहा हूं भाई कोई बंदा इमोशनल है, तो कितना इमोशनल है, ठीक है, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। जिसके फलस्वरूप बालक की कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। वृद्धि शब्द सीमित अभिप्राय के लिए लिया जाता है, ब्रीफ मीनिंग के लिया जाता है, ठीक है। और विकास शब्द अपने आप में एक विस्तृत अर्थ है, विकास के कई मतलब हो सकते हैं बच्चों। वृद्धि का एक ही मतलब होगा, सीमित का मतलब लिमिटेड होगा, और विकास के कई मतलब हो सकते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया जीवन पर्यंत नहीं चलती, बालक द्वारा परिपक्वता, मैच्योरिटी ग्रहण करने के साथ साथ यह समाप्त हो जाती है। जैसे ही आप मैच्योर हो जाओगे, वृद्धि आपकी रुक जाएगी। जैसे मैंने बताया, इंसान के अंदर 21 साल तक हाइट वगैरह बाकी चीज़ें बढ़ती हैं, उसके बाद वृद्धि रुक जाती है। हालांकि कुछ ऑर्गन हमारे ऐसे हैं जो थ्रू आउट द लाइफ पीरियड वृद्धि करते हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि की तरह बालक के परिपक्व होने पर यह समाप्त ना होकर आजीवन चलती है बच्चों, विकास की प्रक्रिया। तो विकास आप आजीवन करोगे, है ना, किसी न किसी फील्ड में तो विकास करोगे, या तो सामाजिक विकास करोगे, या आपका इकोनॉमिक विकास करोगे, कुछ तो कुछ करोगे, ठीक है। वृद्धि के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन सामान्यतः स्पष्ट दिखाई देते हैं, इन्हें भली भांति मापा जा सकता है। जैसे आपकी हाइट बढ़ गई, आप मोटे हो गए, ठीक है, आपकी ऊंचाई बढ़ गई, ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे, आप मस्कुलर हो गए, देखा जा सकता है। लेकिन विकास के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों को हम प्रत्यक्ष नाप नहीं सकते, इन्हें आपके व्यवहार द्वारा नापा जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है पहले आप ज़्यादा इमोशनल थे, अब थोड़ा इमोशनल कम हो गए हैं, तो ये देख के नहीं पता चलेगा, आपके व्यवहार से पता चलेगा। तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, दे रखा है बुक में, तो मैंने आपको बताया। अब चलो आगे भाई। तो यहाँ से अब शारीरिक विकास के अंदर, शारीरिक विकास का मतलब है फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है। सो शारीरिक विकास के अंदर यहाँ पे दो प्रकार के कौशल्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये समझेंगे, फिर हम चलेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, याद रखना। एक होते हैं बच्चों स्थूल गतिक कौशल, जिन्हें कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। स्थूल गतिक कौशल, ध्यान से सुनो, ग्रॉस मोटर स्किल, जिस काम को करने के लिए शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा अंगों का प्रयोग करना पड़ता है, उसे कहते हैं बच्चों स्थूल गतिक कौशल, यानी लगभग बॉडी के ज़्यादा पार्टों का यूज़ करना पड़ता है। जैसे उछलना, कूदना, दौड़ना, खेलना, गेंद फेंकना। जैसे आप दौड़ रहे हो तो आपको लगभग सारी बॉडी का यूज़ करना पड़ेगा, हाथ भी यूज़ करने पड़ेंगे, पैर भी यूज़ करना पड़ेगा, बाकी मसल्स भी यूज़ करनी पड़ेगी, आँख भी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ऐसी क्रियाओं को हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, स्थूल गतिक कौशल, ठीक है। तो पहले व्यक्ति के अंदर स्थूल गतिक कौशल विकसित होते हैं, जैसे जैसे, और उसके बाद सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है, फाइन मोटर स्किल, जिनको करने के लिए हमारे छोटे अंगों का या बहुत कम अंगों का यूज होगा, उन्हें कहते हैं, जिस काम को करने के लिए कम से कम अंगों का प्रयोग करना पड़े, उन्हें कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। जैसे लिखना, तो जब मैं लिखूंगा तो केवल फिंगर का यूज होगा, ठीक है। जैसे सिलाई करना, सिलाई करने के लिए भी हमारे पास क्या होगा, केवल हाथ का यूज होगा। मेकअप करना, ठीक है, या ड्राइंग करना, तो जिनको यूज करने के लिए बहुत कम का आप यूज कर पाओगे, बहुत कम अंगों का यूज होगा, जैसे उंगली, हाथ की उंगली, पैर की उंगली, केवल हाथ केवल पैर, इनको कहते हैं बच्चों सूक्ष्म गतिक कौशल। याद रखना, बच्चे के अंदर पहले स्थूल गतिक कौशल विकसित होते हैं, सूक्ष्म गतिक कौशल बच्चे के अंदर बाद में विकसित होंगे। इसका मतलब है कि बच्चा उछलना, कूदना, दौड़ना, भागना पहले सीखेगा, लिखना, सिलाई करना, मेकअप करना, इसमें जो आपकी मोटर एक्टिविटीज हैं, सूक्ष्म अंग शामिल है, इनको बच्चा बाद में यूज करना सीखेगा। हाँ, जैसे कि जूते के फीते बांधना, बिल्कुल, जैसे कि नीटिंग करना, सिलाई करना, ठीक है, बहुत सारे आप कह सकते हो, मेहंदी लगाना। तो इनमें
छोटे अंगों का यूज करता है, फिंगर वगैरह का ज्यादा यूज होता है, थोड़ा इनको सीखना मुश्किल है, ये कह सकते हो इनके कंपैरिजन में। डन है ये बात, तो ये दो याद रखना बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिगर दिखा रखा, विकास के आयाम दिखा रखा, भी अलग अलग प्रकार का विकास होगा, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल, और सामाजिक विकास हम पढ़ेंगे इनके बारे में। अब चलो भाई आगे, विकास के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। एचटेट का फेमस, एचटेट के लिए फेवरेट है ये, ठीक है। तो 4-5 सिद्धांत है, जल्दी जल्दी इनकी तरफ चलते हैं बच्चों। पहले है बच्चों मस्तक अधोमुखी सिद्धांत। मस्तक का मतलब होता है भाई माथा, ठीक है। इंग्लिश में याद रखना सेफेलो कैडुअल डायरेक्शन। ये सिद्धांत कहता है कि पहले सर का विकास होगा, फिर सर से दूर वाले अंगों का विकास होगा, यानी विकास सिर से दूर की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा। शिशु के शरीर में विकास सिर से पैर की ओर होता है भाई, पहले सिर का विकास होगा, पहले सिर का विकास होगा और फिर धीरे धीरे विकास नीचे की तरफ, पैरों की तरफ विकास का क्रम चलता रहेगा, यानी सिर से दूर वाले अंगों का विकास होगा, सर से पैर की तरफ विकास होगा, ठीक है। ये कहता है बच्चों, इसमें पहले शिशु का सिर, फिर धड़ व इसके पश्चात हाथ पैरों का विकास होता है। तो पहले सिर का विकास होगा, फिर धड़ का होगा और फिर हाथ पैरों का विकास होगा। मस्तक अधोमुखी सिद्धांत कहते हैं इसको, ठीक है। सेफेलो कैडुअल डायरेक्शन में विकास होता है। डन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समीप दूरस्थ, ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल। प्रोक्सिमो डिस्टल, कल हमने लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी पढ़ा था ना, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है समीपता। प्रोक्सिमो डिस्टल, तो ये कहता है बच्चों पहले उन अंगों का विकास होगा जो केंद्र के करीब होंगे, केंद्र से बाहर की तरफ विकास होगा, केंद्र से बाहर की तरफ विकास होगा। अगर तुम यहां पे सेंटर मानते हो मनुष्य का, तो पहले सेंटर वाली चीजें डेवलप होंगी और फिर बाकी बाहर वाले, मतलब यानी पहले धड़, ये छाती वाला, बीच वाला, सीना वाला हिस्सा विकसित होगा और फिर इसके आसपास के हाथ पैर वाले हिस्से विकसित होंगे। तो केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, रीढ़ की हड्डी से नीचे की ओर, केंद्र से बाहर की ओर, रीढ़ की हड्डी से नीचे की ओर विकास चलेगा। इसको कहते हैं प्रोक्सिमो डिस्टल्स लॉ, ठीक है। सिर से पांव, ठीक है, सिर से पांव, मस्तक अधोमुखी, ठीक है, सेफेलो कैडुअल डायरेक्शन, समीप दूरस्थ, प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है। पहले केंद्र का विकास होगा, केंद्र वाले ऑर्गनों का विकास होगा, फिर बाहर वाले, फिर परिधि वाले जो ऑर्गन है उनका विकास होगा। डन है ये। उसके बाद बच्चों आगे चलो, नेक्स्ट है हमारे पास वर्तुलाकार चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत, स्पाइरल और सर्कुलर प्रोग्रेशन प्रिंसिपल। वर्तुलाकार चक्राकार प्रकृति का सिद्धांत क्या है कि विकास सीधी रेखा में नहीं होगा। चक्राकार का ये मतलब है कभी विकास आपको लगेगा तेजी से हो रहा है, कभी विकास स्लो हो रहा है, इसीलिए इसे कहते हैं वक्राकार। जैसे तुम देखो भाई, एक वक्र यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, स्पाइरल दिख रहा है ना, ये स्पाइरल, जैसे टॉर्टोइस कॉइल नहीं होता वैसा है। इस लाइन का मतलब क्या है, बाल विकास रेखीय ना होकर वर्तुलाकार गति से होता है, इसके अनुसार विकास कभी तेज कभी मंद होता है। यानी कुछ ऐसा टाइम पीरियड आएगा जब आपको लगेगा विकास बहुत तेजी से हो रहा है, ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा जब आपको लगेगा विकास हो ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये सिद्धांत एक्चुअल में ये बताता है कि विकास की जो गति है वो जीवन भर एक समान नहीं रहती। हो सकता है किसी टाइम पीरियड में आपका विकास तेजी से हो सकता है किसी टाइम पीरियड में बहुत स्लो हो, ठीक है। जैसे तुम ये देखो, इसका नाम ऐसा क्यों है चक्राकार वर्तुलाकार, इसका मतलब ये है कि जैसे ये चक्कर बनाऊंगा मैं, तो जब तक मैं इसकी, यहां तक मैंने चक्कर बना दिया, तो जब तक मैं इस सरकमफ्रेंस पे लगूंगा तो इस चक्र का जो रेडियस है वो बड़ी नहीं हुई, लेकिन जैसे ही मैं अगले चक्कर की तरफ जाऊंगा अब रेडियस बड़ी हो जाएगी। जब तक इसकी सरकमफ्रेंस पे, इसकी परिधि पे रहूंगा तो आपको विकास कांस्टेंट 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 हो रहा है, और इसके बाद जैसे ही अगले चक्कर पे जाऊंगा तो आपको लगेगा फिर विकास तेजी से हो रहा है। यानी जब तक आप परिधि पे रहोगे तो क्या होता है, सेंटर से दूरी बराबर रहती है, इसका मतलब आपको लगता है विकास नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही आप अगले चक्कर पे जाओगे तो सेंटर से दूरी बढ़ गई तो आपको लगेगा विकास हो रहा है। इसी प्रकार विकास चलेगा, कभी स्लो कभी फास्ट, ठीक है। सर्पिलाकार का ये मतलब, रेखीय का मतलब ये होता है कि भाई लगातार तेजी से बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा टाइम भी आएगा जब आपको लगेगा विकास हो ही नहीं रहा है, आप केवल इस चक्कर से, जो सेंटर से दूरी आपकी बढ़ी नहीं रही है ना। जैसे मान लो मैं इस सरकमफ्रेंस में जा रहा हूं तो सेंटर से दूरी यहाँ जितनी है, यहाँ जितनी है, यहाँ जितनी है, यहाँ जितनी है, यहाँ जितनी है,
आपको लगेगा सेंटर से दूरी बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन फिर जब इस स्पाइरल का जब मैं अगला चक्कर काटूंगा तो अब सेंटर से दूरी बढ़ गई। तो यही विकास का खेल है, कभी आपको लगेगा हो ही नहीं रहा और कभी आपको लगेगा बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी तेज कभी मंद, बिल्कुल एग्जैक्ट। इसको कहते हैं वर्तुलाकार सर्पिलाकार सिद्धांत। ठीक है, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, यूनिफॉर्म पैटर्न। यूनिफॉर्म पैटर्न, यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब है इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में होता है बच्चों। विकास का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, उसी पैटर्न में होगा। बालक का गति संबंधी व भाषा संबंधी विकास एक क्रम में होता है। जैसे तीसरे माह में गले से एक विशेष प्रकार की आवाज निकालना, छठे माह में खिलखिलाकर हंसना, सातवें माह में वह बा पा मा व दा आदि शब्दों को बोलना सीख जाता है। इसका मतलब ये है कि भाई जो विकास का पैटर्न है ना, जैसे मनुष्य के अंदर बात करें तो विकास का पैटर्न फिक्स है। ठीक है, लगभग सभी बच्चों में उसी पैटर्न से होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा भाई पहले सिर का विकास होगा, बाकी और ऑर्गनों का विकास होगा, तो सभी में ये पैटर्न फिक्स है। हाँ, ये हो सकता है गति किसी में कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, पैटर्न ये है कि आपके जो सभी ऑर्गन है वो एक सिमिलैरिटी के अंदर ग्रोथ करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपके हाथ बढ़ गए और फिर पैर बढ़ेंगे, सब एक पैटर्न में चलेगा। तो वो जो पूर्व निर्धारित पैटर्न है सभी में विकास उसी हिसाब से होगा। ठीक है, विकास क्रम पद का सिद्धांत है। इसका मतलब मनुष्यों में बात करेंगे तो सभी मनुष्यों में जो ग्रोथ है, विकास है, वो लगभग एक जैसी ही होगी। डन है। उसके बाद है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, ये सभी को पता है, वंशानुक्रम और वातावरण के मध्य अंत्यक्रिया का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि हमारे विकास के ऊपर हमारा वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वातावरण का भी और वंशानुक्रम का। ठीक है, तो बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंत्यक्रिया के कारण होता है। यानी हमारे विकास में वंशानुक्रम यानी हमारे माता पिता से जो हमें गुण मिले हैं उनका भी योगदान है। साथ में वातावरण के साथ जब हम इंटरेक्शन करते हैं, हमारा वातावरण कैसा है उसके अनुसार भी आपका विकास होगा। इस बात को आप बिल्कुल, वातावरण को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो भाई। जो व्यक्ति पढ़े लिखे सभ्य इंसानों के बीच में रहेगा वैसा ही व्यवहार करेगा, उसका विकास उस हिसाब से होगा। और एक व्यक्ति को आपने बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे रखी है, सब कुछ इंटरनेट भी है, उसके पास मॉडर्न फैसिलिटी भी है, और एक व्यक्ति को आपने कुछ भी फैसिलिटी नहीं दी, तो दोनों के विकास अलग अलग तरीके से होंगे। तो वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। वातावरण का मतलब उसके आसपास की सर्कमस्टांसिस कैसी हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम का भी पड़ता है और वातावरण का भी पड़ता है। तो ये हमारे पास कुछ सिद्धांत थे, आपको याद कर लेने हैं। मस्तक अधोमुखी, सिर से पैर की तरफ, समीप दूरस्थ, केंद्र से बाहर की तरफ। ठीक है, वर्तुलाकार, कभी धीमा कभी फास्ट। विकास क्रम का सिद्धांत, सभी में एक ही पैटर्न से सिद्धांत विकास होगा। वंशानुक्रम और वातावरण की अंत्यक्रिया, इंटरेक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द हेरिडिटी। उसके बाद है भाई व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत सभी को पता है भाई। देखो, समाज के अंदर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, और इसी को व्यक्तिगत भिन्नता कहता है। कोई इमोशनल है, कोई शारीरिक रूप से मजबूत है, कोई अच्छा मिलनसार है, कोई इंट्रोवर्ड है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं ना। इसी प्रकार कह रहा विकास भी सभी व्यक्तियों का एक समान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी के इंटरेस्ट और वातावरण अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी को म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, पढ़ाई में कम हो, तो वो म्यूजिक में ज़्यादा समय बिताएगा, तो उसका म्यूजिक के अंदर जो है ज़्यादा वो दक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार किसी का मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैथ में ज़्यादा समय बिताएगा तो वहाँ दक्ष हो जाएगा। इसका मतलब है सभी का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होगा। उनके इन्वायरमेंट, उनके पर्सनल इंटरेस्ट पे ये निर्भर करेगा। पूरा सिलेबस कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, थ्योरी भी कराऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो समझ गए। इस सिद्धांत के अनुसार हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है। कोई मंद बुद्धि हो सकता है या कोई तेज बुद्धि का हो सकता है। किसी में बुद्धि शून्य हो सकती है। हालांकि ये बात टेक्निकली सही नहीं है, शून्य बुद्धि तो किसी में नहीं होती। ठीक है, जड़ हो सकता है बच्चा। उसके बाद है बच्चों सामान्य से विशेष। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले आप सिंपल चीज़ें सीखते हो, फिर आप विशेष चीज़ें सीखते हो। पहले आपने 1 2 3 4 गिनती सीखी, फिर आपने टेबल सीखी, फिर आपने जमा सीखा, फिर आप जमा घटा सीखा, फिर आपने गुणा सीखा, फिर भाग सीखा, फिर आपने कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखी। तो सामान्य से विशेष। ठीक है, तो बाल विकास सामान्य से विशेष होता है। पहले बच्चा लेटा रहता है, फिर वह करवट लेना सीखता है, फिर वह बैठना सीखता है, फिर वह चलने लगता है। इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो सामान्य से विशेष, पहले सिंपल चीज़ें सीखेंगे फिर मुश्किल चीज़ें सीखेंगे, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले व्यक्ति डांस सीख ले और चलना बाद में सीख लूँगा। तो पहले डांस से पहले उसे चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि चलना डांस के कंपैरिजन में एक
सिंपल प्रक्रिया है। चलने में हमारे जो अलग अलग बॉडी पार्ट, सभी बॉडी पार्ट यूज़ नहीं होते, कुछ होते हैं, लेकिन डांस में हमें अलग अलग बॉडी पार्ट का यूज़ करना पड़ता है और अलग अलग मुद्राएं भी करनी क्या कहते हैं उनको, मुद्राएं कहते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं बच्चों। उसके बाद है बच्चों समरूपता समान प्रतिमानों का सिद्धांत। ये वही है बच्चों, ठीक है, कि सभी बच्चों में विकास का तरीका एक समान होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा था, पहले सिर का विकास होगा, फिर हमारे धड़ का विकास होगा, बाकी मतलब सभी मनुष्यों में एक तरह होगा। तो ये कुछ उसी प्रकार से है, ठीक है। समान प्रतिमानों का सिद्धांत यानी यूनिवर्स में सबका विकास का पैटर्न एक फिक्स होगा, उसी हिसाब से होगा। तो मेन इसमें बच्चों, मेन इसमें ये पहले दो तीन ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एक तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, और ये तीसरे वाला भी पूछा जा सकता है बच्चों। मेन तो ये दो है, पहले दो वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये बच्चों, ठीक है। पढ़ने आपको सारे हैं। हाँ, मुद्राएं ही होती है ना, हाँ। चलो अब आ जाओ भाई, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अलग अलग अवस्थाएं हम पढ़ने वाले हैं। सब ओके चल रहा है ना? ठीक है बच्चों, यूट्यूब पे क्लासेस चलेंगी, बैच भी आप ले सकते हो, हर प्रकार के बैच अवेलेबल हैं, ठीक है। जनरल बैच भी है सबके लिए, अकेला सीडीपी का बैच भी आपको मिल जाएगा। और आप देखोगे हमारे जो बैच है ना, सबसे सस्ते मिलेंगे। केवल सीडीपी का बैच आपको 299 रुपये में मिलेगा ऐप पे, अगर आप चेक करोगे तो किसी के पास भी 299 रुपये का बैच नहीं होगा। सबसे सस्ता मेरे ख्याल से बैच हमारा ही है, ठीक है। अब देखो आगे, तो विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले है बच्चों प्री नेटल स्टेज, गर्भावस्था, ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। दूसरा है इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था, फिर चाइल्डहुड है बाल्यावस्था, और फिर अडोलसेंस है किशोर अवस्था। इन चार अवस्थाओं को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। देखो बैच में ये है कि हो सकता है, देखो मैंने तुम्हें एक दिन पहले भी बताया था, हमने बिल्कुल शुरू से क्लास शुरू कर दी है। पहली, दूसरी या तीसरी क्लास है, बिल्कुल हम स्टार्टिंग से लग गए हैं। यही क्लासेस बैच में होंगी। ये हो सकता है यूट्यूब पे से ये क्लास कुछ समय के बाद डिलीट हो सकती है, लेकिन बैच में परमानेंट रहेंगी। बैच में और भी चीज़ें हैं, नोट्स वगैरह कई चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। ये तो यूट्यूब पे भी हैं क्लासेस, यही क्लासेस बैच में रहेंगी आपकी। मर्जी है आपकी, देखो आपको लगता है मैं यूट्यूब से ही कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपको सही लगे। देखो आपको लगता है कि खरीदना चाहिए तो खरीदो, देखो धक्का नहीं है आपके साथ, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो। मैंने जैसे कहा है कि भाई यूट्यूब पे भी मैं कराऊंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा कि यूट्यूब पे क्लासेस कितने समय तक रहेंगी। हाँ, अगर आपको लंबे समय तक चाहिए तो बैच की मेरे ख्याल से जो वैलिडिटी है साल एक होगी, तो वो साल तक आपके पास वीडियो रहेगी। यूट्यूब से हो सकता है उस समय के बाद वीडियो को हटा दिया जाए। कॉमर्स का बैच भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 5वीं क्लास में यूट्यूब पे ले रहा हूँ। इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं। जो बच्चे जुड़े हुए हैं कोई दिक्कत उन्हें नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रीनेटल स्टेज बच्चों, ठीक है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक, ठीक है। गर्भाधान का मतलब है जब गर्भ धारण होगा, बच्चा माता के पेट में रहेगा, तब से शुरुआत से लेकर जब तक जन्म नहीं हो जाता, लगभग बुक में 9 महीने 10 दिन का टाइम पीरियड होता है। इंसान के अंदर 280 दिन, 280 दिन, ठीक है। उसके बाद बच्चों शैशव अवस्था, जन्म होने के 2 वर्ष तक चलती है ये, और बाल्यावस्था 2 से 12 वर्ष तक चलती है। फिर ये 2 भागों में डिवाइड होती है, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, और फिर एडोलसेंस किशोर अवस्था 12 से 18 साल तक ये चलेगी। तो ऐप पे बच्चों सारे बैच अवेलेबल हैं, जिसको जो चाहिए आप ले सकते हो। चलो प्री नेटल स्टेज, ठीक है, प्री नेटल स्टेज। तो सबसे पहले बच्चों गर्भावस्था, जिसे हम कहते हैं प्री नेटल स्टेज, ठीक है। कहाँ तक है? गर्भाधान से जन्म तक 9 माह 10 दिन या 280 दिन सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास इसी अवस्था में होता है।
सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास, ये ध्यान रखो, वर्डों पे ध्यान दो। ये नहीं कह रहा सबसे ज़्यादा विकास, केवल शारीरिक विकास। विकास कई प्रकार के हैं ना, तो शरीर का विकास सबसे ज़्यादा, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा प्री नेटल स्टेज में होगी। केवल फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा प्री नेटल स्टेज में होगी। बेसिक सी बात सभी बच्चों को पता होगा, ये कहाँ से है, जब बच्चा माता के गर्भ में ठहरेगा तब से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो तुम्हें पता है, सभी को ये बात पता होगा बच्चों, मेल के अंदर शुक्राणु कोशिकाएं होती हैं, फीमेल के अंदर अंडाणु कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इंग्लिश में मैं लिखूंगा स्पर्म सेल और एग सेल या ओवम सेल। जैसे ही ये दोनों कोशिकाएं मिलेंगी तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट बन जाता है, जो पहली कोशिका है जिससे जीवन का विकास शुरू होता है, युग्मनज। पहले एक कोशिका का निर्माण होता है बच्चों, जाइगोट का। ये जाइगोट कोशिका कैसे बनती है, पिता से तो शुक्राणु कोशिका, माता से अंडाणु कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं के मिलने से जाइगोट बनता है। ये जाइगोट माता और पिता की कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो इसके अंदर माता और पिता दोनों के गुण होते हैं। जब ये जाइगोट बच्चों माता के गर्भ में पहुंचता है तो माता की जो बच्चादानी है, बच्चादानी की दीवार से ये चिपक जाता है, इसी को गर्भाधान कहते हैं, गर्भ धारण करना कहते हैं। तो यहाँ गर्भाधान से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक आपकी प्री नेटल स्टेज है, यानी बच्चा जब तक पेट में है तब तक प्री नेटल स्टेज है बच्चों। डन है। अब देखो बच्चों, अब जो ये प्री नेटल स्टेज है ना, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है बच्चों। पहली अवस्था है जनन अवस्था, जिसे जर्मिनल स्टेज कहते हैं। यह गर्भाधान से लेकर लगभग 2 सप्ताह तक रहता है बच्चों। तो गर्भ धारण करने से लेकर 2 सप्ताह तक यानी 14 दिन तक जो स्टेज है उसे जनन अवस्था कहते हैं बच्चों। इस दौरान युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है और यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। तो पहले 14 दिन को कह रहे हैं बच्चों जनन अवस्था। तो थोड़ा सा अगर मैं साइंस भी यहाँ घुसाऊं तो मैं तुम्हें समझाता हूँ होता क्या है। देखो, तुमने पढ़ा होगा कि जो माता के अंदर डिंब वाहिनी होती है, डिंब वाहिनी, ठीक है, डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी, जिसे ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट, या और क्या कहते हैं इसे, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है ना, ये अंडाशय के साथ जुड़ी होती है। मान लो ये माता की ओवरी है, ओवरी का मतलब अंडाशय, और ये फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, 2 ओवरी होंगी, 2 फैलोपियन ट्यूब होगी। ये फैलोपियन ट्यूब आपकी यूट्रस में जाके ओपन होगी बच्चों। इधर भी ओवरी होगी, ठीक है, और इधर भी फैलोपियन ट्यूब होगी, दोनों की दोनों आपकी ओवरी में जाके ओपन होंगी। तो जनन अवस्था किसको कह रहा है, जो ये फैलोपियन ट्यूब होती है ना बच्चों, फैलोपियन ट्यूब जो होती है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एग सेल होती है। माता क्या रिलीज करेगी, एग सेल, और जब पिता की स्पर्म सेल इसके साथ मिलेगा तो जाइगोट यहाँ बनता है। ये जाइगोट धीरे धीरे क्या होता है, विकसित होता रहता है, और ये आगे मूव करता है बच्चादानी की तरफ, और 7 से 10 दिन के बाद ये बच्चादानी के अंदर आ जाता है और बच्चादानी की दीवार से जाकर चिपक जाता है। ये स्टेज है बच्चों। ठीक है, इस स्टेज को कहते हैं जनन अवस्था। तो जाइगोट का बनने से केवल गर्भ धारण हो गया ये नहीं कह सकते। जाइगोट बनता है बच्चों फैलोपियन ट्यूब में, डिंब वाहिनी के अंदर। शुक्राणु और अंडाणु कोशिका डिंब वाहिनी के अंदर मिलती है। साइंस में तुमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा होगा कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होती है, यहाँ होती है। अब जब ये जाइगोट बनाए, जाइगोट धीरे 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 क्या करेगा, विकसित होता रहेगा, सेल डिवीजन इसके अंदर होती रहेगी, और ये क्या होगा, बच्चादानी की तरफ गति करेगा, यूट्रस की तरफ गति करेगा, और 7 से 10 दिन के अंदर ये बच्चादानी के अंदर पहुंचता है और यहाँ बच्चादानी की दीवार से आके चिपक जाता है। इसको कहते हैं गर्भाधान। ठीक है, इम्प्लांटेशन वर्ड इंग्लिश में कहा जाता है, और इसको ही जनन अवस्था कहते हैं। यानी यहाँ जाइगोट बना, यहाँ से लेकर 14 दिन तक की अवस्था, 2 सप्ताह, पहले 2 वीक को आप क्या कह सकते हो, जनन अवस्था कह सकते हो। ठीक है, डन है ये। अब चलो भाई दूसरी अवस्था की तरफ। दूसरी है बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज, भ्रूण चरण बच्चों। यह लगभग 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक चलता है। 8 सप्ताह तक का मतलब है लगभग 55 दिन का होता है बच्चों ये। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, लगभग 55 दिन का होता है, 8 सतु 56 है ना। तो 2 सप्ताह के बाद, तो पहले 2 सप्ताह 0 से 14 दिन तो आपकी ये स्टेज हो गई,
और 14 दिन से लेकर 55 दिन यानी लगभग 8 सप्ताह तक कह सकते हो, इसको कहते हैं भ्रूण चरण बच्चों, एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं। इस चरण में प्रमुख अंगों और तंत्रों का विकास शुरू होता है। ध्यान से देखो, विकास होता नहीं है, स्टार्टिंग होगी विकास, अंग बनने शुरू होंगे इस अवस्था में, जैसे कि मस्तिष्क, हृदय और रीढ़ की हड्डी इस अवस्था में बनते हैं। एक वर्ड आ रखा है बच्चों, टेराटोजन्स। टेराटोजन्स टेराटोजन्स के प्रति अत्यधिक संवेदनशील। तो जो भ्रूण अवस्था होती है ना, इसमें बच्चे को, ये वर्ड देखो, टेराटोजन्स क्या होता है बच्चों, जो बच्चे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, जैसे नशा, कौन नशा करेगा, माता ने नशा कर लिया, या किसी प्रकार की दवाइयाँ, ठीक है, या किसी प्रकार का संक्रमण, इस स्टेज में बच्चे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। कौन से स्टेज में बच्चों, भ्रूण अवस्था में अंदर बच्चे को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो बच्चे को जो ये नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है, इन्हीं को हम टेराटोजन्स कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आ सकता है बच्चों, नशा पता, ठीक है, कोई भी नशीली चीज़, कोई भी दवाई, कोई भी संक्रमण माता को हो जाए तो बच्चे तक वो बहुत जल्दी पहुंचेगा, तो सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा। इन्हीं को कहते हैं बच्चों टेराटोजन्स। डन है। तो इसका मतलब है कि जो 56 दिन तक का बच्चा है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। उसके बाद बच्चों गर्भस्थ काल जो हो जाएगा 56 दिन के बाद, जिसे हम फैटल स्टेज कह रहे हैं बच्चों, यह 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक रहता है। इस दौरान भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण का विकास होगा, ठीक है, तेजी से होता है और वह आकार और वजन में बढ़ता है। तो ये 3 स्टेज हैं बच्चों प्री नेटल की, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जनन स्टेज 0 से 14, फिर ये आपकी 14 से 55-56 दिन तक, और फिर ये 9वें सप्ताह से लेकर जब तक बच्चे की डिलीवरी नहीं होती तब तक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड आए हैं। टेराटोजन्स क्या होते हैं बच्चों, ये सबसे ज़्यादा बच्चे को प्रभावित करते हैं बच्चों एम्ब्रियोनिक स्टेज में, जो दूसरी स्टेज है। इसका मतलब है बच्चे को नशा, किसी भी प्रकार का संक्रमण, बैक्टीरिया से, वायरस से, किसी भी प्रकार का चोट से, किसी भी प्रकार का संक्रमण और मादक चीज़ें, नशे वाली चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती हैं। कौन से स्टेज में बच्चों, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, ठीक है। डन है ये बात भी। उसके बाद बच्चों इन्फेंसी यानी शैशव अवस्था, जो दूसरी स्टेज है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो ये अवस्था है, इसको हम कहेंगे बच्चों शैशव अवस्था, ठीक है। तो कुछ बेसिक सी बातें हैं, जीवन की आधारशिला, जीवन की नींव पड़ती है इसमें, ठीक है। इंद्रियों की अवस्था, बच्चा, इंद्रियां क्या होती है बच्चों, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन के अधीन होता है बच्चा, उन पे कंट्रोल नहीं कर सकता। बच्चे को दुख होगा तो रोएगा, बच्चे को मजे आएंगे तो हंसेगा, तो इंद्रियों के वश में रहता है। अनुकरण से सीखने का माध्यम, दूसरों को कॉपी करता है बच्चा इस स्टेज में, तो जैसा वो दूसरों को करता हुआ देखेगा वैसा ही कर लेना, वैसा ही बच्चा करेगा। तो कभी कभी क्या होता है बच्चों, उर्मिला बच्चे, ये ना एक बार आप सर से पूछना, ठीक है। हाँ, मैं आपको अब बता दूं, फिर बाद में आपको वो ना मिले, तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। इसके बारे में इतनी मुझे नॉलेज नहीं है। तो बच्चा अनुकरण से सीखता है, जैसा वो दूसरों को करता हुआ देखेगा वैसा ही सीख जाएगा। देखो कई बार क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो बच्चा गाली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, या अपने से बड़ों को थप्पड़ मारा, छोटा बच्चा बहुत प्यारा लगता है, तो हम उस समय इग्नोर कर देते, बच्चों को फिर मना नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे बच्चा होगा ना, फिर बच्चे की आदत बन जाती है। भाई कोई भी चीज़ें तुमने पढ़ा होगा, कोई भी चीज़ें अगर आप 1-1.5 महीने तक करोगे तो आपकी आदत बन जाती है। अब बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब बच्चा वैसी ही हरकतें बड़ा होकर करता ना, फिर हमें बुरा लगता है, फिर कहते हैं यार कितना इसके अंदर संस्कार ही नहीं है, कितना गंदा बच्चा है। इसलिए बच्चा जब बचपन में ऐसी हरकतें कर रहा है तो वहाँ पर हमें बच्चे को समझाना चाहिए, ठीक है। ये बात जरूरी है बच्चों। शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होगा बच्चों, ठीक है, शारीरिक विकास तेजी से होगा। भाषा बोलना शुरू कर देगा बच्चा, ठीक है। शारीरिक विकास यहाँ तेजी से होगा, सबसे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तेजी से लिखना यहाँ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो हमने पढ़ लिया, पेट के अंदर होगा बच्चा, तभी होगा उसका शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा। भाषा बोलना शुरू कर देगा, बच्चों में संवेग आने शुरू हो जाएंगे। संवेग का मतलब इमोशन आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे को डांटोगे तो रोएगा, बिल्कुल छोटा बच्चा है 2-3 महीने का, तो उसे पता ही नहीं है कि भाई क्या चीज़ अच्छा है क्या बुरा है, तो हो सकता है उस समय उसको डांटो वो ना रोए, वो हंसे। लेकिन जब बच्चा इमोशंस उसके अंदर आ जाएगा तो वो बुरा भला महसूस करना शुरू करेगा। हार्ट बीट तेज हो जाती है, सामाजिक विकास शुरू हो जाता है। सामाजिक विकास शुरू होने का मतलब बच्चा समाज के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है।
और तुमने ये पढ़ा है सामाजिक विकास की जो इकाई है, यहाँ पे लिखा है सामाजिक विकास की जो इकाई है वो परिवार है। समाजीकरण का जो गुण है बच्चे को परिवार से ही आता है, परिवार में ही बच्चा सीखता है मिलजुल कर रहना, चीज़ें बांटनी है, ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। अब कुछ खास बातें हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय जनित अवस्था कौन सी है बच्चों? शैशव अवस्था। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय जनित अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। अब देखो कुछ बातें समझना, इस शैशव अवस्था में कौन से समय पीरियड पे बच्चा क्या सीखेगा, थोड़ा सा देखो भाई। मोटर डेवलपमेंट, कौन कौन से अंग कब गति करना शुरू करेंगे? गर्दन संभालना सीख जाता है बच्चों 3 महीने का बच्चा, तो 3 महीने का बच्चा गर्दन संभालना सीख जाएगा, नहीं तो 3 महीने से छोटा बच्चा गर्दन नहीं संभाल सकता। तो गर्दन संभालना 3 महीने में सीख जाता है बच्चा। बच्चा बैठना सीख जाता है 6 से 7 महीने में, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है लेकिन नॉर्मली 6 से 7 महीने का बच्चा बैठना सीख जाएगा, बैठना शुरू कर देता है, ठीक है। सहारे से खड़ा होने की कोशिश करने लग जाता है बच्चा 9 महीने। हालांकि तुमने देखा कुछ बच्चे 9 महीने में कुछ बच्चे 9 ही महीने में चलते, कुछ को साल लग जाता है, कुछ ऐसे भी बच्चों 2 साल में जाके चलना शुरू करते हैं। लेकिन सहारा लेकर बच्चा खड़ा होना शुरू कर देगा। चलने की बात नहीं हो रही है, केवल खड़ा होने की। बच्चे कोई भी चीज़ है, दीवार है, कुर्सी है, या माता पिता की उंगली पकड़ के वो खड़ा हो जाएगा सहारा लेके बच्चों, ठीक है। और चलना जनरली बच्चे 1 से 1.5 साल में शुरू कर देते हैं। बच्चा चलना, हो सकता है कुछ बच्चे जल्दी भी कर दें, 11 महीने में भी चलना शुरू कर देते हैं बच्चे। ये डिपेंड करेगा बच्चे का ग्रोथ कैसा हो रहा है, बच्चे का वेट, ठीक है। लड़का लड़की में भी थोड़ा फर्क आ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रखना। गर्दन संभालना 3 महीने में, बैठना 6 से 7 महीने में, सारे से खड़ा होना 9 महीने में, चलना 1 से 1.5 साल में सीखता है बच्चा। डन है ये बात। उसके बाद बच्चों कुछ भाषीय विकास देख लो बच्चे का किस प्रकार से होगा, ठीक है। 2 महीने का बच्चा कुइंग ध्वनियां निकालेगा। कुइंग ध्वनियां क्या होती है बताओ, किसी को पता है? कुइंग साउंड। कुइंग साउंड का मतलब ये है प्यारे बच्चों, 2 महीने का बच्चा, तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कुइंग साउंड बच्चा कब निकालना शुरू कर देता है, तो आंसर आएगा 2 महीने में। कुइंग साउंड का मतलब वो सिंगल स्वर या व्यंजन बोलेगा, ठीक है। जैसे वो कहेगा म, प, ठीक है, ऐसे सिंगल सिंगल, प जैसे प म, ऐसा बोलना शुरू कर देगा। इसको कहते हैं कुइंग साउंड। सिंगल स्वर या सिंगल व्यंजन का उच्चारण बच्चा करना सीख जाता है, इसे कुइंग साउंड कहते हैं। कुइंग, एक ही वर्ड बोल पाएगा, ठीक है। म बोल देगा, म, या प बोल देगा, ऐसा। उसके बाद बच्चों 6 महीने का जो बच्चा है वो बबलिंग करेगा। बबलिंग, बबलिंग की स्पेलिंग देख लेना भाई, बबलिंग, डबल बी आएगा या सिंगल आएगा देख लेना। बबलिंग, मेरे हिसाब से डबल बी आएगा। बबलिंग का मतलब क्या होगा? 2 स्वर या 2 व्यंजनों को रिपीट करना शुरू कर देगा। जैसे बोलना शुरू कर देगा मम्मा, पापा, ठीक है, दादा, डबल डबल रिपीट करना वर्ड, इसको कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं इसको? बबलिंग कहते हैं, बबलिंग। यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं मनीषा, क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यूट्यूब से भी आप पूरा सिलेबस कर पाओगे। देखो 499 रुपये वाला जो बैच है ना, वो कॉमन बैच है, उसमें सीडीपी भी होगा, सारे सब्जेक्ट होंगे जो कॉमन कॉमन है। अकेला सीडीपी वाला 299 रुपये का, 300 रुपये का है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है सारे ही कॉमन वाले सारे करने तो आप 499 रुपये वाला लो। केवल अगर आपको सीडीपी सीडी में दिक्कत है तब 299 रुपये वाला लो, ठीक है। हाँ, तो सिंगल वाले को कुइंग कहते हैं, सिंगल शब्दों का उच्चारण कुइंग होता है। और डबल डबल उसी शब्द को बार बार रिपीट, जैसे मान लो प प 2 बार बोल दिए, प प, म, इसको कहते हैं बबलिंग भाई, ठीक है। पहला जो शब्द बच्चा बोल पाएगा, शब्द समझते हो ना, पहला शब्द बच्चा 1 वर्ष का जो बच्चा वो पहला शब्द बोलना शुरू कर देगा, ठीक है। ये थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, ठीक है। और 18 माह के बाद शब्दावली तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। कह रहा है जब 1.5 साल से ऊपर हो जाता है ना बच्चा, तो उसका जो शब्दावली है, शब्दावली का मतलब उसकी वोकेबलरी काफ़ी तेजी से डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। तो इनमें इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। जब आपके सामने आएंगे, अभी तो आपको ये आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब आपके सामने आएंगे कि कुइंग क्या होता है, बबलिंग क्या होता है, तो आपको ये हो सकता है समझ ना आए। तो इसलिए इनके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया।
उसके बाद है बच्चों चाइल्डहुड, यानी तीसरी अवस्था, जिसे हम कहते हैं बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था, ठीक है। अभी बच्चों अगर आपने बैच भी ले रखा है तो 2 ही 3 ही क्लास थी, तीसरी क्लास ले रहा हूं मैं अभी बैचेज में। हो सकता है किस में है रिकॉर्डेड क्लास, तो लाइव भी चलेंगी क्लास, बैच ही अभी 2-3 दिन में ही शुरू हुए हैं, ठीक है। तो अब हम आ गए चाइल्डहुड अवस्था के ऊपर, ठीक है। 2 से 12 वर्ष, तो मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, आज थोड़ा टाइम हो ही गया है, इनको कल कवर करेंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन क्या अवेलेबल है हमारे पास, क्वेश्चन है? चलो यहां से देखो भाई, तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं जाने से पहले, देखते हैं कुछ हम कर पाए कि नहीं। विच पीरियड सो द फास्टेस्ट फिजिकल ग्रोथ, ठीक है। सो सबसे ज्यादा फिजिकल ग्रोथ कौन सी अवस्था में होगी, इनमें से बताना है अब आपको। तो चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलसेंस और अडोल्टहुड, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो होगी, बताओ कौन सी अवस्था है जिसमें सबसे ज्यादा आपका फिजिकल डेवलपमेंट होगी। टॉय अवस्था, ठीक है। तो पहली अवस्था हमारी नेटल स्टेज थी, वो तो है ही नहीं, मेंशन ही नहीं कर रखी, तो फिर उसके बाद जो होगा इन्फेंसी। तो दूसरे नंबर पे जो फिजिकल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होगी वो शैशव अवस्था में होगी, ठीक है। तो इन्फेंसी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अ न्यूबॉर्न फर्स्ट रिकग्नाइज्ड, एक नवजात शिशु सबसे पहले किसे पहचानता है, ठीक है। सबसे पहले वो किसको पहचानेगा, खिलौनों को, बुक को, माता की आवाज को, पिता के फेस को, बताओ भाई बच्चा, ठीक है। माता की आवाज को पहचानता है सबसे पहले, पिता के चेहरे को पहचानता है, खिलौनों को पहचानता है, या बुक को पहचानता है बच्चा सबसे पहले, इसका बताओ फिर आंसर क्या आएगा, वो पिछले का था तो। बी, सी, सी कह रहे हो तुम लोग, तो सी बिल्कुल सही है बच्चों। बच्चा सबसे पहले, ऑब्वियस सी बात है, माता की आवाज को पहचानेगा, ठीक है। जब वो माता के पेट में था तब भी वो माता की आवाज सुन रहा था, ठीक है। तो माता की आवाज को पहचानेगा जब वो कुछ पहचानना शुरू करता है, तो मदर वॉइस बिल्कुल सही है। कोइंग अकर, कोइंग साउंड, कोइंग अकर एट अराउंड, कोइंग किस उम्र में होती है बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा है, बताओ इसका आंसर, कौन सी उम्र में कोइंग साउंड बच्चा निकालेगा। ए कहा तुमने, 2 महीने, तो 2 मंथ बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। 2 मंथ बिल्कुल सही है, 2 मंथ में क्विंग साउंड को निकालना शुरू कर देगा। बबलिंग करेगा 6 महीने में, है ना, बबलिंग करेगा 6 महीने में, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। तो बच्चों ये जो आज का जो टॉपिक है इसको कल आगे बढ़ाएंगे, हमने आधा हमने ये कर लिया है, और कल इसको कंप्लीट कर देंगे हम, साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखेंगे।